There are a lot of pre-Ganeshan offered by the IRS. ये का लाइसेंस भी था अलग। और अंतरिक्ष का बचा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर आज हम सब यूनिट 2 भी पढ़ेंगे। ठीक। ओके, आई होप आप सबने पुरानी क्लास थोड़ी सी रेफर कर ली होगी, नोट्स एक बार रीड कर लिए होंगे। हाँ भैया। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हु मे नॉट प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। पिछली क्लास में हम ये पढ़ते रहे कि कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है और किस किस के पास अनलिमिटेड प्रैक्टिस राइट्स और किस किस के पास लिमिटेड प्रैक्टिस राइट्स, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। और कुछ हाँ भैया। लोगों को तो स्पेसिफिकली मना कर दिया आईआरएस ने कि आप ये कर ही नहीं सकते। आप ना लिमिटेड बेसिस पे कर सकते हो, अनलिमिटेड तो है ही नहीं प्रैक्टिस राइट्स। अगर आप इस तरह के इंसान हो, द नेचर ऑफ पर्सन यू आर, यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ आईआरएस। पहला उन्होंने बोला, द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग टैक्स पेयर, मतलब मना ही कर दिया सीधा सीधा लॉ की नजरों में। पहला है मेंबर ऑफ कांग्रेस रिसीविंग कॉम्पनसेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन। यार मेंबर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस देखते ना, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कोई पार्टी है यूएसए की। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टी, उसमें कांग्रेस इज वन ऑफ देम। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, कांग्रेस में तुम्हें भी समझा ही देता हूँ। देखो यूएस में ना कांग्रेस, अगर तुम कभी भी कांग्रेस सुनोगे अपने टैक्स लॉ में, ये बात याद रखना कि कांग्रेस एक ऐसी बॉडी है जो पूरे कंट्री के उनके लॉज बनाती है। और टैक्स लॉ उसमें, इट्स टैक्स लॉ इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो वो बनाती है, ठीक है। और ऐसे सारी कंट्री के लॉज बनाती है, और टैक्स लॉ इज वन ऑफ दोस थिंग्स। अब कांग्रेस के अंदर क्या होता है, दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं मेनली। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसमें मेनली 435 मेंबर्स होते हैं। मतलब एक तरह से हम इसको, आप कंपेयर कर सकते हो इंडियन पार्लियामेंट के साथ, ठीक है। ये पार्लियामेंट है यूएसए का, कांग्रेस यूएसए का एक पार्लियामेंट है जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं। और दूसरा एक होता है सेनेट डिपार्टमेंट, इसके अंदर सेनेटर्स होते हैं, मतलब 100 तक होते हैं। ये उन्होंने नंबर दे रखा है। तो ये सब एक तरह से मेंबर्स ही है ना कांग्रेस के। अगर उनका कहने का यही मतलब है, कांग्रेस वो बॉडी है जो कंट्रीज के सारे लॉज बनाती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को वो रूल्स देती है कि ये रूल्स लागू होने चाहिए। देखो क्या होता है बेसिकली, पहले ना कांग्रेस में एक बिल आता है, कोई भी चीज ऐसे लॉ नहीं बन जाती। पहले पहले सबसे पहले तो आइडिया आता है किसी को भी, जो भी डिपार्टमेंट है, एक आइडिया जनरेट होता है कि हम ये इस लॉ को बनाने का सोचते हैं। पहले देखते हैं कि ये लॉ बनने के पॉसिबल है भी है कि नहीं है। तो पहले एक आइडिया के बाद एक बिल बनता है। वो किसी भी चीज का बिल हो सकता है यार। जैसे अगर आप अवेयर रहते होगे तुम लोग, तो अभी एक बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है यूएसए में, ठीक है। वो टैक्स लॉ के रिलेटेड ही है। ऐसे कोई भी चीज होगी, मतलब सिर्फ टैक्स के रिलेटेड नहीं मैं बात कर रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर के रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। अगर कोई भी आइडिया आता है कि हम यहाँ पे चेंजेस लाएंगे लॉ में, सबसे पहले बिल आता है। बिल के बाद मीटिंग्स बैठती हैं और डिस्कशन होती है इन सब डिपार्टमेंट्स में जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। कि हमने इस बिल का क्या करना है, किस तरह पास करना है, इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन जाते हैं। यूएसए की बात कर रहा हूं मैं। अगर प्रेसिडेंट के साइन चले गए, फिर लास्ट में वो चीज लॉ बनती है। तो ये सब का देख रेख कहाँ होता है, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस ही ये सब देखती है। तो मैंने इसलिए तुम्हें सोचा कि मैं कांग्रेस के बारे में बता दूं। अगर कांग्रेस का कोई मेंबर है, मतलब इनमें से मेनली कोई मेंबर है, और वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो वो पहली बात है वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। उसके पास रिप्रेजेंट, अगर ऐसे आप मेंबर हो यूएसए में, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी वन इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था कि आप कोई भी कॉम्पनसेशन ले लो, कुछ भी ले लो, आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे अगर आप कांग्रेस के मेंबर। एक छोटी सी लाइन थी, बट मैंने इसको डिटेल में इसलिए बता दिया कि कांग्रेस आपको कभी भी सुनने को मिले तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा ये कांग्रेस क्या है। ये कांग्रेस, ठीक है, ये एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट वर्ड अपने दिमाग में रखना बस। अच्छा, यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अनलेस रिप्रेजेंटिंग फैमिली और एक्टिंग एज अ फिड्यूशियरी, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई। यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यार आप यूएस के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब है आपकी। स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हो, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकते हो, पर आपकी गवर्नमेंट जॉब है। यूएसए में गवर्नमेंट जॉब है मेरी। मैं भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आईआरएस को, आईआरएस के सामने किसी भी टैक्स पेयर को। बट अगर बात आ गई मेरे फैमिली मेंबर की, जो हमने दो रूल्स ऊपर पढ़े थे, अगर किसी को याद हो, एक फिड्यूशियरी वाला, एक फैमिली वाला। मतलब लेट सपोज एक एक ये डिपार्टमेंट है, ये कैलिफोर्निया में ये फ्रेंचाइज डिपार्टमेंट है कोई भी, ठीक है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में
आप जॉब करते हो और एक टैक्स की इशू आ गया, पर टैक्स इशू आया आपके एक फैमिली मेंबर को, मतलब ये जो भी एक एक्स वाई जी पर्सन है, इसके भाई को टैक्स इशू का मैटर राइज हो गया, और आईआरएस को लगता है कि क्योंकि तुम एक ऐसी पोजीशन में हो, तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यूएसए के, तुम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इस केस में उसने एक एक्सेप्शन दे दिया, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, अगर फैमिली की बात है पर, तो यू कैन रिप्रेजेंट। और फिड्यूशरी के केस में भी यही दे दिया कि अगर ट्रस्ट वाला इशू है और जो ट्रस्टी है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, ठीक है, बट लॉ में लिख दिया कि वो नहीं कर सकता, बट एक्सेप्शंस तुम्हें याद रखनी है, एक्सेप्शंस फैमिली और फिड्यूशरी है, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ से वो क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली बात आएगी तो दो पर्सन की एक्सेप्शन है, एक है अगर फैमिली मेंबर है, या दूसरा वो फिड्यूशरी है। उसके बाद आ गया स्टेट टैक्स ऑफिशियल्स हु हैव एक्सेस टू फेडरल टैक्स डेटा। या स्टेट टैक्स मैंने तुम्हें बताया था पहले दिन ही कि एक फेडरल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है, एक लोकल टैक्स होता है। अब स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, यार यूएसए में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद हम मान के चलते हैं कि एक टैक्स होता है डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स, जो होता है वो फेलिजर डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स डिपार्टमेंट उसको देखता है, ठीक है। ये एक स्टेट लेवल टैक्स है, तो इसका जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई काम कर रहा होगा, मान लो, ठीक है। अब क्या होता है यार कि तुमने ये टैक्स पे किया, लेट्स सपोज मैंने डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स पे किया $20, ये चीज आराम ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। $20 तुमने फेडरल डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स पे किया डिलीवर गवर्नमेंट को, क्योंकि ये स्टेट टैक्स था, फेडरल टैक्स से कोई लेना देना नहीं, हमें पता है। अब पता क्या होता है कि जब तुम फेडरल, क्योंकि तुम फेडरल टैक्स पे करोगे, एक इंसान फेडरल टैक्स पे करता है, स्टेट टैक्स उसको पे करना पड़ता है, बट हम पढ़ रहे हैं फेडरल टैक्स के बारे में। तो फेडरल टैक्स के लिए एक तरह का एक्सपेंस नहीं है, मतलब तुम एक फेडरल टैक्स की डिडक्शन भी देता है, मतलब फेडरल टैक्स के हिसाब से, फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से तुम्हारी एक इनकम बनी, ठीक है, और उस इनकम, उसी इनकम से मतलब था, और इसकी डिडक्शन वो दे देता है कि तुम ना अपनी इनकम को, ये वाला जो स्टेट गवर्नमेंट को तुम टैक्स पे करके आ रहे हो, अपनी इनकम को उससे रिड्यूस कर लो। ये पॉसिबिलिटी है, हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। लेट सपोज मेरी फेडरल टैक्स जो बन रही थी, फेडरल इनकम जो बन रही थी, वो बन रही थी $100। मैंने डिडक्शन ले ली किसकी, डिलीवरी फ्रेंचाइज टैक्स की, जो एक डिपार्टमेंट में गया था, क्योंकि एक एक सेम इंडिविजुअल को वो करो, एक सेम इंडिविजुअल इधर भी टैक्स दे रहा है, इधर भी टैक्स दे रहा है, वो बोलेगा मैं हर जगह टैक्स देता रहूं यार। पर इसलिए फेडरल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप डिडक्शन ले लो। तो जब आप पार्ट 1 पढ़ोगे तब आप उसमें सीखोगे कि एक होती है आइटमाइज डिडक्शन, स्टैंडर्ड और आइटमाइज, दो तरह की डिडक्शन होती है। आइटमाइज डिडक्शन के अंदर तुम स्टेट एंड लोकल टैक्स की डिडक्शन ले सकते हो, जो तुम पे करते हो। उसमें मैंने $20 की यहाँ पे डिडक्शन ले ली, डिडक्शन मतलब मैंने एक खर्चा किया था, स्टेट टैक्स पे किया था एक स्टेट गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने स्टेट टैक्स पे करा था उसको रिड्यूस कर लो अपनी फेडरल इनकम से, और हमें तुम्हें $80 पे टैक्स दो, इतना तो कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। तो ये चीजें पॉसिबल हैं कुछ केस सिनेरियो पे, इसीलिए कभी कभार फेडरल टैक्स जो डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके पास तुम्हारा फेडरल टैक्स का डेटा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आईआरएस के इस डिडक्शन को ले रिलेटेड ही ऑडिट किया गया कि इस इंडिविजुअल ने सच में $20 टैक्स पे किया है, क्योंकि ये तो डिडक्शन ले गए यहाँ पे उसकी हमारे पास। हम एक बार स्टेट फ्रेंचाइज टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूछते हैं, उनको एक नोटिस भेजते हैं कि सही में $20 ही टैक्स पे किया था इसने, क्या पता तुमने यहाँ पे $15 लिया हो, $50 टैक्स पे हो गया, यहाँ पे तुमने $20 की डिडक्शन ले लिया, $5 का तुमने फायदा उठा लिया। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है, मैं कह रहा हूं। इसीलिए देर आर चांसेस कि डिलीवर फ्रेंचाइज टैक्स डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारे पास तुम्हारा कभी ना कभी कोई डेटा पड़ा हो फेडरल टैक्स का। तो इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ऐसा है ना, अगर स्टेट टैक्स ऑफिशियल्स के पास तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ ना फेडरल टैक्स का, कुछ भी हो सकता है कोई भी डेटा में, तो स्टेट टैक्स ऑफिशियल ये नहीं कह सकता कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा अब इस क्लाइंट को, नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट केस सिनेरियो। तो स्टेट टैक्स ऑफिशियल नहीं कर सकता, यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता, कोई मेंबर ऑफ कांग्रेस नहीं कर सकता, बट यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो एक्सेप्शन है, वो हमने बस याद रखनी है। वो कौन सी थी? फैमिली और फिड्यूशरी। लास्ट में लिखा इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग डिसऑनेस्टी और फ्रॉड। तुमने चीटिंग कर रखी थी कभी कोई आईआरएस के साथ, ठीक है, क्रिमिनल हो तुम, एक गिल्टी हो तुम, घोषित कर चुका है जुडिशरी की ये गिल्टी है और इसने क्राइम कर रखा है इस पर्टिकुलर ईयर में, कभी भी तुम गिल्टी प्रूफ हुए हो किसी भी क्राइम के लिए, तुम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फिर जिंदगी में, तुम किसी भी तरह के इंडिविजुअल हो, लिमिटेड लिमिटेड प्रैक्टिस राइट भी मिलेगा, अनलिमिटेड तो दूर की बात है, ठीक है। तो आई गेस ये चीजें क्लियर है। कुछ इतना था नहीं इसमें, ये वर्ड्स ही याद रखने हमें, बट हमें इन डेप्थ पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टैक्स सिचुएशंस अराइज हो जाती है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, जब भी ईए का पार्ट 3 पढ़ोगे, एक वर्ड अपने दिमाग में हमेशा रखना, वो होता है टैक्स सिचुएशन। टैक्स सिचुएशन मतलब यार तुम्हें नहीं पता कैसा केस सिनेरियो टैक्स का बन जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बहुत इजी भी हो सकता है। टैक्स सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे टैक्स मैटर
टैक्स डिस्प्यूट, टैक्स डिस्क्रिपेंसी, कुछ भी राइज हो गया हुआ है, मतलब टैक्स के रिलेटेड इशू चल रहा है वहां पे, तो टैक्स सिचुएशन किसी भी टाइप की बन सकती है। और गवर्नमेंट हमेशा अमेंडमेंट लाती है ये देख के कि कैसी कैसी लोगों की टैक्स सिचुएशन रही हुई है। मेरे को तो इसके 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में, तो आपको भी बहुत सारे चांसेस है एक क्वेश्चन तो देखने को मिले, एक एमसीक्यू या 2 देखने को मिले। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10.29 ऑफ सर्कुलर 230 ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इफ। पहले तो मैं तुम्हें ना यही समझा देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं, ऐसे रीड करने का फायदा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यार लेट्स सपोज हिमांशु ये बन चुका है, ठीक है। हिमांशु हंसी हंसी खुशी अपना काम करता है, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको टैक्स प्रेप की सर्विसेज देता है, टैक्स एडवाइजिंग की सर्विसेज देता है, सब कर रहा है अभी, ठीक है। अब हिमांशु क्या कर रहा है हिमांशु के पास ना 2 क्लाइंट्स थे, ये क्लाइंट ए, ये क्लाइंट बी, ठीक है। अब ये हिमांशु की क्लाइंट है 2 साल से, फॉर 2 इयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी इनके साथ, ठीक है। ये अपना मजे से काम कर रहा है, और हिमांशु का क्लाइंट है, ये अपना मजे से काम कर रहा है, हिमांशु का सब कुछ सही जा रहा था। इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद इन दोनों क्लाइंट्स ने ही आपस में मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल ली, ठीक है। अब ये ऑफिशियली दोनों पार्टनर्स बन गए, और थे ये हिमांशु के भी क्लाइंट्स एक टाइम पे, और अभी भी हैं। अब इनमें कोई डिस्प्यूट आ गया दोनों में, ए और बी में भी। बी कह रहा है कि टैक्स रिपोर्टिंग के हिसाब से, क्योंकि देखो तुम्हें पार्टनर्स को ना इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स देना पड़ता है, बाद में सीखेंगे, मतलब पार्टनर्स की जिसने जितना डाला हुआ है उसको उतना भी टैक्स देना है, जितनी वो इनकम बनाएगा, ठीक है। तो टैक्स रिपोर्टिंग में कोई इशू आ गया इनका, टैक्स रिपोर्टिंग इशू। पार्टनर ए गलत है पार्टनर बी को कि भाई देख ये तो तू गलत कर रहा है कुछ चीजें मेरे साथ, मैंने पैसा डाला था पार्टनरशिप में 410% के हिसाब से, मेरे को सिर्फ इतना टैक्स देना था। पार्टनर भी कहता है नहीं, मैंने एक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लगाई पार्टनरशिप में, मैंने एक इन्वेंट्री भी, मैं इन्वेंट्री पर्पस के लिए भी काम कर रहा हूँ। उस टाइम पे हमारी डील ऐसे नहीं हुई थी, प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है उनका, पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया। बेसिकली इनकी लड़ाई होगी सिंपल लैंग्वेज में दोनों की, पार्टनरशिप बनाने के बाद। तुम तो इसके भी रिप्रेजेंटेटिव हो, इसके भी रिप्रेजेंटेटिव हो, ये भागे तुम्हारे पास, क्योंकि बात आएगी तब टैक्स इशू की तो तुम्हारे पास आए। ए भी आया हिमांशु के पास, बी भी आया। अब हिमांशु क्या करे भाई इस केस में, क्योंकि पार्टनरशिप रीड भी नहीं है, इनसफिशिएंट रिकॉर्ड्स हैं। हिमांशु को तो एडवाइस गुड फेथ में देनी है, बट हिमांशु ना चाहते हुए भी नहीं दे पा रहा। और जब हिमांशु ना चाहते भी हुए भी एडवाइस नहीं दे पाए, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। या लेट सपोज ये केस नहीं था, भाई 2 साल बाद क्या हुआ, जो बी था ना उसने हिमांशु की बहन से शादी कर ली, जैसे एग्जाम्पल, बी मैरिड टू हिमांशु सिस्टर, और अब ये हिमांशु का रिलेटिव है, एक तरह से फैमिली मेंबर ही है ना। तो क्या पता हिमांशु इसके लिए बायस भी तो हो सकता है। बायस समझते हो ना, बायस वर्ड क्या होता है। हिमांशु अगर इसके लिए बायस हो गया और ए का कोई रिश्तेदारी, और इवेंट ऐसा होता है टैक्स इशू में, पक्का तुम उसके टैक्स बचाने की कोशिश करोगे ना, वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है ना, और ए को तुम समझोगे नहीं कुछ, तब तभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो आईआरएस ये चीजें समझता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना 2 पार्टीज के बीच, और एक ही प्रैक्टिशनर के क्लाइंट्स है, बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ गलत हो सकता है, और प्रैक्टिशनर भी ना चाहते हुए भी गलती कर सकता है, बायसनेस दिखा सकता है। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया कि यही सब होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या अब तुम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे इनको जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कर सकते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।